Hi guys, this is Shomojit Bonik and welcome to another new video from my channel Biomed Kit with Bonik। So guys, पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इस मंथ से हम लोग रेगुलरली कुछ MCQs प्रैक्टिस करेंगे। हर एक चैप्टर से 10 से 12 और 15 MCQs प्रैक्टिस करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग हर एक चैप्टर को कवर करेंगे अप टू 1 अगस्त और अप टू द डेट ऑफ द नीट। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो इनमें से टॉप 15 क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए दूंगा। फर्स्ट 5 to 6 सेकंड्स में आपको आंसर देना होगा और आप लोगों को वीडियो को पॉज करके आंसर देना होगा। उसके बाद आप लोगों को चेक करना होगा कि आप लोग ठीक ठाक से आंसर दे रहे हो या नहीं, एंड एक्सप्लेनेशन भी मैं कर दूं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं कहना चाहता हूँ, आप बहुत सारे लोग ऐसे करते हो कि एक एनसीईआरटी को जब रिवाइज करते हो तब कभी नहीं सोचते हो कि एग्जामिनर्स कैसे क्वेश्चन कर सकता है। आप लोग जब रिवाइज करे जाते हो, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो दैट इज द रीडिंग, एंड सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज कर रहे हो तो यू हैव टू थिंक हाउ एग्जामिनर्स थिंकिंग। अगर मैं आपको एग्जामिनर बना दूं तो आप किस किस जगह से क्वेश्चन कर सकते हो ताकि स्टूडेंट्स उस जगह पे अटक जाए। ठीक है, एग्जामिनर्स विजन आपको रखना होगा जब आप सेकेंड बार रिवाइज करोगे, क्योंकि अगर आप लोग ये क्वेश्चन बना सकते हो एनसीईआरटी से तभी आप लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आर यू रेडी गाइस? 3, 2, 1 एंड लेट्स स्टार्ट दिस मेन टॉपिक। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टूल्स आर देयर फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो लोग अभी भी नहीं जानते हो किस पेज में ये आंसर दिया हुआ है, मैं आपको रेफर भी कर रहा हूं। पेज नंबर क्लास 12 का जो एनसीईआरटी है उसका पेज नंबर 195 में ये चीज दिया हुआ है। यहां पर कितना टूल्स है हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो आंसर सोच लो, क्योंकि वीडियो को पॉज कर लो क्योंकि मैं यहां पर आंसर बताने जा रहा हूं। द करेक्ट आंसर इज 5। तो 5 जो टूल्स है वो क्या क्या है ये भी हमें जानना पड़ेगा इन डिटेल। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो टूल हम लोग जानते हैं दैट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 195 खोलकर ये चीज एक बार देख लो। ठीक है, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज पॉलीमरेज एंजाइम्स। ठीक है, थर्ड जो थिंग है दैट इज द लाइगेस को हम लोग क्या कहते हैं, और मॉलिक्यूलर ग्लू। ठीक है, मॉलिक्यूलर ग्लू। और यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर यहां पर पिक्चर में ड्रॉ कर देता हूं, मॉलिक्यूलर सीजर। 4 नंबर जो इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज द वेक्टर्स, जो बाद में मैं इन डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा आप लोगों को। एंड 5 नंबर जो फैक्ट है दैट इज द होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या पड़ता है जनरली, एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल, और पड़ता है प्लांट सेल, और क्या पड़ता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, बैक्टीरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपको जानना पड़ेगा, पेज नंबर 195 में आपको ये मिल जाएगा। तो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक कर चुके हो। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, यू हैव टू आइडेंटिफाई द साइकोलॉजी ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग पढ़ रहे थे ये चीज, मैं ये गारंटी देता हूं कि आप लोग कभी नोटिस ही नहीं किए हो कि देयर आर 5 टूल्स इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। एनसीईआरटी में ये 5 थिंग्स लिखे हुए हैं, लेकिन वहां पर डायरेक्टली नहीं लिखा है कि 5 ही टूल्स होते हैं जो आपको जानना पड़ेगा। तो चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू ऑफ आरई। फुल फॉर्म क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आई थिंक आप सभी लोग जानते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा, हाउ मेनी डोमेन्स आर देयर इन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, तो आंसर सोच लो क्या होगा ये। इसके बाद चलिए एक्सप्लेनेशन ये देख लेते हैं। तो जनरली क्या होता है, ये हो गया हमारा बैक्टीरिया फज बाबू। ठीक है, बैक्टीरिया फज किसके ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया के ऊपर। तो बैक्टीरियोफज क्या है, जनरली बैक्टीरियोफज एक वायरस है। ठीक है, वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो जनरली
तो जनरली क्या होता है, जनरली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, ये दो तरह से काम कर सकते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वन इज मिथाइलेटिंग एजेंट, मिथाइलेशन, ठीक है, सेकंड क्या, कटिंग। तो यहां पर आपको क्वेश्चन होगा कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में जो दो काम करते हैं, एक मिथाइलेशन और एक कटिंग, क्यों करते हैं? तो जनरली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मेन काम होता है कटिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, कटिंग ऑफ वायरल डीएनए, और भी एम्फसाइज कर रहा हूं वायरल डीएनए, ठीक है, वायरल डीएनए को कट कर देता है। ये जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर ये जो डीएनए आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर वायरल डीएनए, ये जब अंदर जाता है तो क्या होता है, ये आप लोग देख सकते हो, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये क्या करता है, इसको फ्रैगमेंट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो आप लोगों को तो ये क्वेश्चन होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अगर ये डीएनए को फ्रैगमेंट में डिवाइड कर सकता है, तो ये तो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए, ये है ओन डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया का खुद का डीएनए को भी ये डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जनरली नहीं करते, इसका रीजन क्या है, ये मिथाइलेटिंग एजेंट, ठीक है, और मिथाइलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं क्या, मॉडिफिकेशन एंजाइम और मिथाइलेटिंग एंजाइम, ये क्या करता है, खुद के डीएनए में, बैक्टीरिया के खुद के डीएनए में एक CH3 ग्रुप इस तरह से अटैच कर देता है, ठीक है, मिथाइलेशन कर देता है, ये मिथाइल ग्रुप है, एंड मिथाइलेशन करता है, जो जनरली क्या होता है, मिथाइलेशन के लिए, मिथाइलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए क्यों करता है, फॉर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है। आई थिंक आप लोग जान चुके हो ये चीज, अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर नॉट कहा गया है, तो मिथाइलेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, ये सही बात है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये सही चीज है। कटिंग ऑफ डीएनए, हाँ डीएनए कट करता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए, तो हम लोग ये सही मान सकते हैं। आइसोलेटेड इन 1963, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेज नंबर क्लास 12 एनसीईआरटी 195 में ये दिया हुआ है। 1963 में कौन कौन से साइंटिस्ट, आर्बर, नेथन, ठीक है, नेथन एंड स्मिथ, इन्होंने ये 1963 में आइसोलेटेड किया था किसको, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल डीएनए, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर मैंने क्या बताया, वायरल डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्ट्रॉय करता है, ना कि बैक्टीरियल डीएनए को, तो ये गलत है, ये भी सही है, ठीक है। तो द आंसर इज 4th वन, ठीक है। आई थिंक आप लोग सभी लोग जान चुके हो क्या आंसर होगा। इसके बाद चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है, आप लोगों को एनसीईआरटी में ये दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आ भी सकता है इससे, क्योंकि ये पर्टिकुलर 2-3 लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज, यहाँ पर आर कह रहा हूँ, लेकिन आर का फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, ये एनसीईआरटी में एकदम फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, पेज नंबर है, फिर से बता रहा हूँ 195। यहाँ पर क्या होगा, हाँ सही कहा, हिंट टू। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ है, हिंट 2 कौन सी सीक्वेंस को काटते हैं, मतलब हिंट 2 जो सीक्वेंस को काटता है उसका बेस पेयर कितना होता है, तो 6 बेस पेयर सीक्वेंस को ये काटता है, 6 बेस पेयर सीक्वेंस को ये काटता है, ठीक है। कट मतलब अगर ये एक डीएनए है, ठीक है, तो इस तरह से जिस सीक्वेंस में ये 6 बेस पेयर्स होंगे एंड पर्टिकुलर सीक्वेंस तो ऑब्वियसली रहेगा, उसको ही हिंट 2 काटेगा, ठीक है, यहाँ पर काटेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 6 बेस पेयर सीक्वेंस को ये काटता है, जो जनरलाइज क्वेश्चन हो सकता है आपके नीट में। यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूं, ये जो होता है ना यहाँ पर इको R1, ठीक है, इको R1, यहाँ पर नेमिंग कैसे होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, तो यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ई फॉर क्या, ई फॉर एस्चेरिशिया, ठीक है, एस्चेरिशिया स्पेलिंग क्या है, एस्चेरिशिया, ठीक है। ये क्या है, ये है जेनस, ई फॉर जेनस कैपिटल होता है। सीओ मतलब ये क्या है, ये है कोलाई, ठीक है, जो है क्या, स्पीसीज। यहां पर इस तरह से आपको नेमिंग करना होगा। आर से क्या होता है, स्ट्रेन मतलब क्या है, रफ
और स्मूथ, रफ और स्मूथ, ये आपको जानना होगा। ये जो बता रहा हूं ये बहुत सारे टाइम पे आ गया है नीट में, जो आपको जानना जरूरी है। एंड वन का मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ इन्वेंशन, सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में हम लोग उसको अरेंज करते हैं वो। ये किससे आइसोलेटेड हुआ था और कहां से ये इको R1 ये आया है, ठीक है। कम्स फ्रॉम कौन से बैक्टीरिया से हम लोग ये निकाल सकते हैं, द बैक्टीरिया इज ई कोलाई RY13। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो आपको जानना जरूरी है। पेज नंबर है पेज 195। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो किस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा नीट के लिए, ठीक है। इसके बाद चले जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स एंड पॉइंट्स दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मेरे एनसीईआरटी में मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। इसके बाद आते हैं व्हिच फैक्ट इज नॉट ट्रू फॉर जेल एगारोज, मतलब एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा पॉइंट सही नहीं है। तो यहाँ पर एगारोज ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, ऑब्वियसली एगारोज ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, ये सही फैक्ट है। सीवीड किससे, रेड एल्गी से हम लोग ये निकाल सकते हैं, सही फैक्ट है। यहाँ पर नोट दिया हुआ है, आपको ये नोटिस करना होगा, डीएनए फ्रैगमेंट्स डिसॉल्व अकॉर्डिंग टू साइज इन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये एकदम सही बात है, डिसॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज, मतलब एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, ये पिट्स रहते हैं बहुत सारे। मैं इस तरह से मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ। डीएनए जो होता है हमारा वो कौन सा चार्ज बियर करता है, नेगेटिव चार्ज बियर करता है। क्यों, फॉस्फेट के लिए PO4 3-, इसके लिए ये नेगेटिव चार्ज बियर करता है हमारा डीएनए। तो यहाँ पर हम लोग डीएनए दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं दैट इज अ नेगेटिव, एंड यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं दैट इज द पॉजिटिव। एंड यहाँ पर डीएनए एक टाइम के बाद क्या होता है, फ्रैगमेंट वाइज सेपरेटेड हो जाते हैं। ये जो सेपरेशन होता है ये किसके ऊपर बेस करके होता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। मतलब एक सिंप्लीफाइड वे में मैं समझा रहा हूं। अगर आप लोग ये डिस्टेंस समझो, ठीक है, आप लोग ये डिस्टेंस समझो किससे, ये पिट से, यहां से डिस्टेंस x प्रोपोर्शनल टू 1/साइज। अगर साइज ज्यादा बड़ा होगा तो डिस्टेंस कम ट्रेवल कर सकता है, एंड साइज अगर छोटा होगा, मतलब ये छोटा छोटा डीएनए जो होता है ना वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है। लेकिन ये जो यहाँ पर जो डीएनए है वो ज्यादा मोटा मोटा एंड बड़ा बड़ा है, इसलिए वो दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ये भी एक सही डेटा है। पेज नंबर भी मैं बता देता हूँ एनसीईआरटी में पेज नंबर ये जनरली है 198 पेज में, जो आपको देखना जरूरी है। ड्रैगिंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एगारोज जेल एंड सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एगारोज जेल, ये एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार आकाश के कहो एलन का वो मॉक टेस्ट में आ चुका है। सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगारोज जेल, नॉट द ड्रैगिंग इफेक्ट। ड्रैगिंग इफेक्ट मतलब कुछ मीनिंग नहीं होता है जनरली, एनसीईआरटी में दिया हुआ है लाइन में कि सीविंग इफेक्ट के लिए, ये एगारोज जेल के सीविंग इफेक्ट के लिए डीएनए सेपरेटेड होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो थर्ड क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये गलत है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ये नॉट दिया हुआ है। आई थिंक आप लोग समझ चुके हो। एंड इसके बाद 198 पेज में जाकर थोड़ा सा देख लेना, ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। तो चलिए वो सब छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन विच जीन इज इनएक्टिवेटेड, यहाँ पर ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कितना नंबर पेज में, पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 200, ठीक है, 200 में आपको ये मिल जाएगा। जनरली क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये जो टर्म और ये जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें जनरली क्या होता है, ये जनरली देखा जाता है PUC 8 प्लाज्मिड में। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज में रखना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है PUC 8, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है जनरली, यहाँ पर जनरली जो होता है, यहाँ पर एक ऑडी साइट रहता है, मतलब ऑरिजिन एम्फीसिलिन रेजिस्टेंस जीन। एंड यहाँ पर ये जो जीन आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला जीन, ये क्या है, ये है हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूसिंग जीन। जनरली क्या होता है, अगर ये जीन इंटैक्ट रहता है, ठीक है, अगर ये जीन इंटैक्ट रहता है जीन, तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, क्रोमोजेन के साथ, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर हमें प्रोवाइड करेगा,
ठीक है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर साइट में हम लोग काट दे कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन में, मतलब यहां से मैं अगर ये काट दूं ये चीज को, तो क्या होगा, ये जीन कट जाएगा। अगर कट जाए वो पर्टिकुलर जीन तो क्या होगा, मतलब कट जीन, ठीक है, कटिंग ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन, तो क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस नहीं होगा, गैलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस नहीं होगा। एंड क्या होगा, ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ, क्रोमोजेन के साथ क्या रिएक्ट कर पाएगा, ऑब्वियसली नो रिएक्शन, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक व्हाइट कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया प्रोवाइड करेगा, व्हाइट, ठीक है। तो ये हमें क्यों लगता है, ये जनरली हमें लगता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ये जो इंसर्शन और इनएक्टिवेशन, क्यों ये जनरली हमें लगता है क्या, आइसोलेशन के लिए, मतलब रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म के आइसोलेशन के लिए, ऑर्गेनिज्म के आइसोलेशन के लिए, ठीक है, आइसोलेशन के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहां पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानना पड़ेगा, इसे हम कहते हैं ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, जस्ट ये आप लोगों को जानना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हो इंसर्शन एंड इनएक्टिवेशन, अगर हम लोग ये पर्टिकुलर पोर्शन को काट दें, कोई एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग ये काट सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक से भी हम लोग ये काट दे तो कौन सा प्रोटीन और कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा, दैट इज द बीटा गैलेक्टोसाइडेस। तो आंसर इज 1, ये तो हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PBR 322, ये एक एग्जामिनर्स चॉइस क्वेश्चन है। PBR 322 इसका फुल फॉर्म क्या है, P फॉर प्लाज्मिड, पहले ही बता देता हूं, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये जानना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। B फॉर बॉलीवर, स्पेलिंग गलत हो सकता है, मतलब जो साइंटिस्ट है। R फॉर रॉड्रिगेज, ठीक है, रॉड्रिगेज, एंड 322 इज द नंबर, ठीक है। ये आपको जानना पड़ेगा, ये छोटा मोटा फैक्ट, नेमिंग ऑफ द प्लाज्मिड, ठीक है। जनरली यहां पर ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हो, इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, मतलब सीक्वेंशियली एम्फिसियन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पर है, कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये काट सकता है, ये इस पर्टिकुलर पोर्शन में कौन कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काट सकता है, ये भी रट्टा मारना पड़ेगा। एंड टेटार मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, इस पोर्शन में कौन सा एंजाइम इसको काट सकता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिक्चर आपको डायरेक्ट मगअप करना पड़ेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिशियल होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पर मैंने कहा है, पिक्चर भी दिया हुआ है, BAM-H1 से अगर हम लोग काटेंगे, अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1 से हम लोग काटेंगे तो कौन सा साइट, ठीक है, कौन सा साइट कट होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये वाला पोर्शन ही एकमात्र कट होगा, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोग समझ चुके हो। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन 8 यूमिफेसियंस। तो पेज नंबर में पहले ही बता देता हूँ, इसका पेज नंबर है जो थोड़ा सा आप लोग इग्नोर भी कर जाते हो, पेज नंबर 200, ठीक है, NCERT पेज नंबर 200। इन 8 यूमिफेसियंस मतलब एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है, ट्यूमिफेसियंस मॉडिफिकेशन डन बाय व्हिच प्रोसेस। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, जो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जनरली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या करता है, अगर कोई एक प्लांट के बॉडी के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस घुस जाता है तो वो जो डिजीज प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड द क्राउन गॉल डिजीज और ट्यूमर ऑफ सेल, ठीक है, ट्यूमर ऑफ सेल, जिसे हम कहते हैं क्या, स्पेशल नाम है क्राउन गॉल डिजीज। ये क्या होता है जनरली, टीआई प्लाज्मिड के वजह से, टीआई प्लाज्मिड के वजह से ये होता है, ठीक है, मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग कुछ जीन्स रहते हैं, उसके वजह से ये डिजीज जनरली होता है। तो जनरली टीआई प्लाज्मिड में क्या होता है, डीएनए कॉन्टेनिंग जीन फॉर ए डिजायर्ड ट्रेट, मतलब जिस जीन को हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको हम लोग टीआई प्लाज्मिड के साथ अटैच करते हैं एंड कोई एक प्लांट सेल के अंदर हम लोग इन्फेक्ट कर देते हैं और प्लांट सेल के अंदर घुसा देते हैं वो चीज, ठीक है। ये हो गया क्या, डिजार्म पैथोजन के द्वारा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिजार्म पैथोजन, डिजार्म पैथोजन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में अगर हम लोग, यहां पर एक इंपॉर्टेंट और एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम लोग इस प्लांट को एक डिजायर्ड जीन के द्वारा इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो हमें टीआई प्लाज्मिड के साथ तो डीएनए को अटैच करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ
जो पैथोजेनिक डीएनए होता है, पैथोजेनिक डीएनए ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम, पैथोजेनिक जो डीएनए और पैथोजेनिक जो जीन है उसको हमें टर्न ऑफ पहले करना पड़ेगा। मतलब हमें पहले इनएक्टिवेशन ऑफ पैथोजेनिक जीन्स इसको करना पड़ेगा। ये पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इनटू प्लांट्स। पेज नंबर कितना है? 201, ठीक है, पेज नंबर 201 इन एनसीईआरटी। तो यहां पर जो चीज है, प्लांट्स इज नॉट डन बाय, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चार्ट में आपको देता हूं। क्या चार्ट जो देना चाहता हूं, प्लांट में अगर हम लोग जीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो 3 प्रोसेस से कर सकते हैं। वन इज जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड, ठीक है। इसमें जनरली क्या यूज होते हैं? जनरली टंगस्टेन और गोल्ड हम लोग यूज करते हैं, इसके ऊपर डीएनए रखते हैं। एंड ये है हमारा क्या, जीन गन और बायोलिस्टिक मेथड, ठीक है, जीन गन मेथड। ये पिक्चर आप लोग देख लो, प्लांट सेल के लिए हम लोग करते हैं। सेकेंड चीज इज द डिजार्म पैथोजन, और इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जो कुछ देर पहले ही मैंने आपको बता दिया। एंड एनिमल सेल के लिए हम लोग क्या करते हैं? एनिमल सेल में अगर हम लोग फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो माइक्रो इंजेक्शन यूज करेंगे, जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर देख सकते हो माइक्रो इंजेक्शन, ये नीडल के द्वारा हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे ये करते हैं। ये हो गया हमारा माइक्रो इंजेक्शन, जो आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर एलियन प्लांट्स नॉट डन बाय, तो बायोलिस्टिक मेथड हम लोग यूज करते हैं, डिजार्म पैथोजन यूज करते हैं, जीन गन भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन माइक्रो इंजेक्शन हम लोग एनिमल के लिए यूज करते हैं, ये प्लांट के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको जानना जरूरी है। इसके बाद आते हैं आइसोलेशन ऑफ फंगल डीएनए व्हिच एंजाइम इज नॉट यूज्ड। फॉर आइसोलेशन ऑफ फंगल डीएनए व्हिच एंजाइम इज नॉट यूज्ड, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आई थिंक आप लोग कर चुके हो, ठीक है। यहां पर जो आंसर होगा पहले ही बता देता हूं, दैट इज द, पहले ट्राई करो, गेस करो, पॉज करो वीडियो के, उसके बाद बता रहा हूं, दैट इज द लाइसोजाइम। रीजन क्या है? हाँ, आप सभी लोग जानते हो जनरली क्या होता है, ये जो ग्लूकन क्या होता है? एक पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड होता है। ये कहां पर रहता है? ये जनरली फंगल सेल वॉल में ये रहता है। पहला जो चीज हमें लगेगा दैट इज द सेल वॉल। यहां पर ये जो सेल वॉल है, ये पॉलीसैकेराइड किससे बनता है? जनरली सेलुलोज से, ठीक है, सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है। फंगस के सेल के बाहर सेलुलोजिक सेल वॉल रहता है, ठीक है, सेलुलोजिक सेल वॉल। और मार्क कर देता हूं, यहाँ पर देखो सेलुलोजिक सेल वॉल। तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए हमें सेलुलोज चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर देख सकते हो काइटिन को हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग फंगल डीएनए को आइसोलेट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली काइटिनेज भी हमें जरूरी होगा, काइटिनेज, ठीक है। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या है? आरएनएज, ठीक है, क्या है? आरएनएज भी हमें लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ये सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को तोड़फोड़ कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा? सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को तोड़फोड़ कर देंगे तो उसके बाद अंदर क्या रहेगा? यहां पर रहेगा, ये न्यूक्लियस के अंदर रहेगा डीएनए एंड आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए हमें सिर्फ डीएनए को आइसोलेट करना होगा, तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज। ये प्रोटीन को हम लोग तोड़ देंगे एंड आरएनए को भी तोड़ देंगे, जो हमें यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो लाइसोजाइम हमें नहीं लगता, क्योंकि लाइसोजाइम कहाँ पर लगता है? बैक्टीरियल सेल वॉल तोड़ने के लिए, हमें लाइसोजाइम चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर रहता है, ग्लाइकन लेयर रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए इज डन बाय, ये भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे खासे से दिया हुआ है, जिस पेज नंबर है 201, ठीक है, 201। क्या होगा? चिल्ड इथेनॉल दिया हुआ है, चिल्ड इथेनॉल एनसीईआरटी में, जो आपको जानना जरूरी होगा। यहाँ पर और एक एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको करता हूं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कि इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस जो आप लोग देख पा रहे हो, ये वाला प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? आई थिंक आप सभी लोग जानते हो, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पूलिंग। चिल्ड इथेनॉल देने के बाद, ये जो प्रेसिपिटेशन आप लोग देख पा रहे हो, ये प्रेसिपिटेशन को हम लोग जब उठाते हैं, कोई एक इस तरह से कोई एक
कंपोनेंट्स है और कोई एक इंस्ट्रूमेंट्स है, उसे हम कहते हैं कि स्पूलिंग, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ चुके हो। इसके बाद आते हैं इन पीसीआर द प्राइमर्स दैट आर यूज। तो पीसीआर में जाने से पहले हम लोग पीसीआर के स्टेप्स के बारे में कुछ बेसिक फंडा जान लेते हैं। पीसीआर में देयर आर जनरली 3 स्टेप्स। 1 नंबर स्टेप क्या है? डीनेचुरेशन। 2 नंबर स्टेप एनिलिंग। 3 नंबर स्टेप एक्सटेंशन। यहां पर जो एंजाइम हमें लगता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टेक पॉलीमरेज। पॉलीमरेज किससे हम लोग ये पाते हैं? थर्मस एक्वाटिकस, ये बैक्टीरिया से हम लोग इसको आइसोलेट कर सकते हैं। टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज क्या करता है? हाई टेम्परेचर में, हाई हीट कंडीशन में ये खुद का रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, रिएक्शन कर सकता है, मतलब ये ऐसा एक एंजाइम है जो हीट रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? हीट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन था जो आपको जानना जरूरी था। ये भी एनसीईआरटी से ही है, बाहर से नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने दिया है, व्हाट इज द प्राइमर, तो जनरली प्राइमर, ये प्राइमर हमें लगता है कौन से स्टेप में? एनिलिंग वाले स्टेप में हमें प्राइमर लगता है। एंड ये प्राइमर क्या है? जनरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिंथेसाइज्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स है ये प्राइमर्स। तो ऑलिगो क्यों? ऑलिगो का मतलब क्या है? जब 3 से 10 के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे उसे हम कहेंगे ऑलिगो, एंड ग्रेटर देन 10 न्यूक्लियोटाइड्स अगर रहेंगे उसे हम कहेंगे पॉली। लेकिन प्राइमर्स के मतलब क्या है? ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। एनसीईआरटी में ये लाइन आप लोग देख सकते हो, दिया हुआ है एकदम अच्छा खासा करके यहाँ पर। नहीं, नेक्स्ट वाले लाइन में ये देखो, द प्रोसेस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। पेज नंबर 204, पेज 205 में ये दिया हुआ है। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ये दोनों ही डाउनस्ट्रीमिंग में है। पैकेजिंग नहीं होगा, क्योंकि जनरली कोई एक प्रोसेस 3 स्टेप में डिवाइडेड होता है। एक अपस्ट्रीम जहां पर क्या होता है? जनरली हम लोग प्रिपरेशन करते हैं डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है? रिएक्शन, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? कोई एक एलिमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब अगर हम लोग ईस्ट से अल्कोहल पाना चाहते हैं तो इस स्टेप में वो होगा रिएक्शन। एंड अपस्ट्रीम क्या होगा? अल्कोहल का मीडियम क्या होगा? ईस्ट किस मीडियम में रहते हैं, कौन कौन सा चीज होता है, नहीं होता है, एक्सेट्रा क्या होता है, वो होता है अपस्ट्रीम में। प्रिपरेशन करते हैं हम लोग कोई एक मीडियम को। रिएक्शन में क्या होता है? प्रोड्यूस करते हैं। एंड डाउनस्ट्रीम में हम लोग क्या करते हैं? डाउनस्ट्रीम में हम लोग करते हैं सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, प्यूरिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, इसके बाद भी एक स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं मार्केटिंग, जहाँ पर हम लोग स्ट्रेटजीज डिटरमाइन करते हैं, कैसे ये प्रोडक्शन को हम लोग सेल करेंगे, पैकेजिंग कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नॉट कहाँ है यहाँ पर? तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन दोनों ही डाउनस्ट्रीम के अंदर पड़ते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज पैकेजिंग होगा करेक्ट आंसर, मतलब नॉट ए पार्ट ऑफ डाउनस्ट्रीम। ठीक है, ये बहुत से स्टूडेंट का कंसेप्ट का मिसकंसेप्शन रहते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन देकर बता दिया। इसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पर? सेकेंड पिक्चर इज, मतलब ये वाला पिक्चर जो आप लोग देख सकते हो ये किसका है? ठीक है, तो आंसर मैं बता देता हूँ। दिस पिक्चर इज स्पार्ज्ड टायर टैंक बायोरिएक्टर्स। स्पार्ज्ड, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिमाग में रखना होगा। यहाँ पर क्या होता है? बबल्स, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी से, आप लोग इसको मिस कर जाते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। स्पार्ज्ड टायर टैंक बायोरिएक्टर में बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया। बबल्स यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि जो सरफेस एरिया होता है वो बढ़ सके। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑक्सीजन रिएक्टर नहीं होगा, बायोगैस रिएक्टर भी नहीं होगा। बायोगैस रिएक्टर आप लोग पढ़ोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एनसीईआरटी को माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर खोलकर इसका पिक्चर थोड़ा से देख लो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर पड़ता है। ठीक है, यहां पर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देना चाहता हूं, दैट इज अ फोम ब्रेकर क्या होता है, फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर क्या होता है, कल्चर ब्रोथ क्या होता है, एक्सेट्रा। ये जो पॉइंटिंग है ना, इसको भी आपको देखकर जाना होगा, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है टैक पॉलीमरेज इज एक्चुअली, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टैक पॉलीमरेज
कहाँ से प्रोड्यूस होता है, टैग पॉलीमरेज प्रोड्यूस होता है थर्मस एक्वाटिकस से। तो ये जनरली क्या होता है, ये जनरली होता है एक डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए सिंथेसिस कर सकता है, एक्सटेंशन कर सकता है इन पीसीआर। किस स्टेप में लगता है ये जनरली लगता है एक्सटेंशन वाले स्टेप में, एक्सटेंशन वाले स्टेप में ये लगता है। ये हो गया। इसके बाद आते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज, ये नहीं होगा। कॉर्नबर्ग एंजाइम हम किसे कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1 को, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज टाइप 1 को, जो क्या करता है, डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको जानना जरूरी है। तो ये भी हमारा। तो इसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड आप सभी लोग जानते हैं, दिस इज द मोस्ट मतलब हिलेरियस एंड मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द इनमें से कौन सा प्लाज्मिड का प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये नहीं चीज, नॉट चीज आपको नोटिस करना होगा। प्लाज्मिड जनरली क्या होता है, सर्कुलर, इस तरह से एक सर्कुलर डबल स्टैंड होगा, ठीक है, डबल स्टैंडेड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, मतलब अगर हम यहाँ पर एक प्लाज्मिड रख दे तो वो 2 प्लाज्मिड में कन्वर्ट हो सकता है चीज, ठीक है। तो सर्कुलर इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मिड, ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग ये भी प्रॉपर्टी है, डबल स्टैंड भी प्रॉपर्टी है, लेकिन सिंगल स्टैंड कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज सिंगल स्टैंड, ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैक्टीरिया के अंदर एक बैक्टीरियल डीएनए होता है जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, एंड और एक होता है साइटोप्लाज्मिक और डीएनए, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, प्लाज्मिड। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जानना जरूरी था। इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। यहाँ पर और एक चीज हमें जानना पड़ेगा, प्लाज्मिड क्या होता है। प्लाज्मिड को हम लोग वेक्टर भी कहते हैं, जो हम लोगों के बायोटेक्नोलॉजी में जीन ट्रांसफर में काम में आता है, ठीक है। एंड इसे हम और एक नाम जो दे चुके हैं, दैट इज कॉल्ड द जीन टैक्सी। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको जानना जरूरी होगा। तो इसी के साथ हमारा एंटायर वीडियो खत्म होता है। आई थिंक आप लोग समझ चुके हो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके द्वारा मैंने हर एक चीज को कवर कर दिया है। एंड इसके बाद आपको आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा किस में से क्वेश्चन आ सकता है, किस में से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। आपका जो इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो भी आई थिंक क्लियर हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलना। एंड इस तरह के वीडियो क्या लाना चाहिए या नहीं चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस आर कमिंग सून, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किड विद बोनिक। थैंक यू गाइस।